काफी देर तक वार्म लेने में टाइम लग जाता है आप लोग को। आई थिंक 1.5-3 घंटे ही फिर क्लास चलती है आपकी। इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए यार, है कि नहीं? एक लेक्चर के बाद ही हम थके थके से लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? शाम के समय में लेक्चर लगता है इसलिए क्या? सब के सब सेम लेवल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चलिए ठीक है। देखिए जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो था लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार। इसके अंतर्गत में हम लोगों ने जाना था कि कृषि क्षेत्र पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? और कृषि क्षेत्र के ही सहारे हमारे देश में जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दो जो सेक्टर हैं हो गया ना, पानी वानी तो पी के आ गए, तो फिर अंदर कौन सा व्यवहार? बी सीरियस, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाकी जो हंसी मजाक होगा क्लास में ही कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत, मतलब कि कृषि सुधार के अंतर्गत में जब भी बात करते हैं, दो तरीके के सुधार मैंने बताया था। एक तकनीकी सुधार है जिसमें आप हरित क्रांति वगैरह ये सारी चीजों को देख सकते हैं, जिसमें आप उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से कुछ बदलाव करेंगे जिससे उत्पादन के स्तर में बदलाव आएगा, ठीक है? दूसरी चीज क्या थी? भूमि सुधार कानून, जो कि क्या एक सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय से अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब कि लघु एवं छोटे जो किसान है उनकी मात्रा लगभग 80% है। मैक्सिमम जो किसान हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं है, मतलब कि भूमि जोतने भर की नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग कल कुछ समस्याएं और चीजें डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ चीजें बच गई है, ठीक है? कि भूमि का पुनर्वितरण किस तरीके से होना है, तीसरा पार्ट था, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहली चीज है भूमि की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या सोचा? अब सपोज दैट आप एक व्यक्ति हो, ठीक है? आपकी जमीन है कई जगह छिटपुट है, ठीक है ना? एक है आजमगढ़ मोड़ पे, दूसरी है घोसी में, तीसरी है कोपा में, उसके बाद दोहरीघाट, समझ लो आप? छोटे छोटे एक मंडे की जमीन आपकी कई जगह पे। तो अगर जो आपको खेती करना होगा तो पहले आप ट्रैक्टर लेकर के यहाँ आजमगढ़ मोड़ पे खुदाई करोगे, उसके बाद जाओगे दोहरीघाट, उसके बाद समझ लो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है? जो प्रक्रिया हो जाएगी वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भूमि का अगर जो ये होगा कि आपकी जितनी जमीनें हैं उनको एक जगह संगठित कर दिया जाए, तो इससे जितनी भी हरित धारा के अंतर्गत जो चीजें बड़ी बड़ी मशीनरीज, यूएसए में प्रोडक्शन लेवल कृषि का क्यों अधिक है? क्योंकि वो मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल
बहुत करते हैं और तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और वो क्यों हो पाता है? क्योंकि वहां पे जो फार्म लैंड है ना, जमीन खेती के लिए जो है, वो एक साथ बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है। आप मशीनों को जब भी इस्तेमाल करोगे तो छोटे एरिया में इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। आप हार्वेस्टर देखो कितनी बड़ी होती है, अगर जो आप चाहो कि सिर्फ आधा मंडा जमीन है उसी में हार्वेस्टर चलाओ तो आपको आधा मंडा जमीन हार्वेस्टर को एडजस्ट करने में ही लग जाएगा, पता चलेगा आपकी फसल तो गई। समझ रहे हो ना? तो चकबंदी बेसिकली एक ऐसा कानून है जो भारतीय सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति है अलग अलग जगह पे जमीन रख रखा है, लैंड होल्डिंग्स है, उस व्यक्ति को क्या करना है बेसिकली कि उसकी सारी जमीनों को हम एक जगह कर देंगे जिससे उसे उत्पादन बढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, जब उसकी सारी जमीनें एक साथ हो जाएंगी तो जितनी भी तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल वो करेगा वो एक साथ कर सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, भूमि की चकबंदी। कल जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे जस्ट शुरू है। ये सारी चीज डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज का फॉर्म रखा गया इंडिया में और जो विवाद का रूप बना हुआ है इंडिया के अंतर्गत में, तो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग निकालिए, भूमि का चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसके अंतर्गत लिखना स्टार्ट करिए। इसमें छोटे और लघु भूभागों को एक साथ लाकर एक बड़े भूभाग में बदलना और स्वामित्व, एक बड़े भूभाग में बदलना और स्वामित्व के बदले जाने से जुड़े प्रावधान हैं। यह केवल हरित क्रांति वाले क्षेत्र में ही सफल हुआ। हरित क्रांति वाला क्षेत्र हरियाणा, पंजाब एंड यूपी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। अगला पॉइंट लिखिए, यह कदम भ्रष्टाचार का शिकार है। यह कदम भ्रष्टाचार का शिकार है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज कि हमारे देश में ना जो जमीन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्टेटस का मामला होता है, ठीक है। एक व्यक्ति की मार्केट में जमीन है, एक व्यक्ति की गांव में जमीन है, किसकी अहमियत ज्यादा थी? मार्केट वाले की। अरे भाई बाजार में जमीन है, समझ रहे हो ना? ऐसे करके देखते हैं। जब भी चकबंदी की बात होती है ना, आप ऐसे में क्या करोगे, एक विशेष व्यक्ति की, सपोज दैट मैं रजत हूँ, मेरे पास 4-5 जमीनें अलग अलग जगह पे, मैं सरकार के पास जाऊंगा कि सर मुझे खेती करने के लिए दिक्कतें हो रही, कृपया करके चकबंदी के तहत में मेरे सारे चक को एक जगह कर दिया जाए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में जितना भी मैं एप्लीकेशन करूंगा अपने टेक्निक्स का, वो मुझे करने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है। अब सपोज दैट मैं एक जमीन लिया हूं जो कि मार्केट में है, ठीक है, वो कृषि व्यवसाय के अनुसार से है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करेगा, उसके चकबंदी करा करके उसको कॉमर्शियल पर्पज से भी यूज कर सकता है। लेखपाल साहब अगर जो कोई फाइल पहुंचा रहे तो लेखपाल साहब को नीचे टेबल के नीचे से दे करके कोई चकबंदी अपने नाम से कराई जा सकती है। तो भ्रष्टाचार इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी कम जमीन वाले लोग होते हैं वो मैक्सिमम गरीब होते हैं, और गरीब का इस संसार में कोई नहीं, ठीक है। अगर जो आप गरीब हो तो आप शोषित होने के लिए ही पैदा हुए हो,
समझ रहे हो? इसी सबको दूर करने के लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है। और लैंड रिफॉर्म्स लाने का भी कारण यही था कि स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर हैं, छोटे और लघु किसान हैं, उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। समझ रहे हो आप? तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड में क्या है, विभिन्न विभिन्न जगह पे आपकी जमीनें हैं, ठीक है ना, उसको एक जगह कर दिया गया जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत में क्या होता था, जब भी सरकारी कार्रवाई की जाती थी तो इसमें क्या किया जाता था, जो व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर लैंड को चाहता था तो उसे क्या सरकारी कर्मचारी प्रदान कर देते थे। इस भ्रष्टाचार की वजह से ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में सफल रहा जहां पे हरित क्रांति आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके असफलता का कारण क्या है, देखिए असफलता का कारण, असफलता का कारण पहला लिखिए, जमीन के भाव को लेकर विवाद। जमीन के भाव को लेकर विवाद, काश्तकारों के हटाए जाने का खतरा। दूसरा है काश्तकारों के हटाए जाने का खतरा। चकबंदी के सही कानून की आवश्यकता। चकबंदी के सही कानून की आवश्यकता। लास्ट लिखिए, कुछ भूभाग चकबंदी दृष्टिकोण से बहुत छोटे हैं, चकबंदी दृष्टिकोण से बहुत छोटे हैं, ठीक है। जो हिस्सा बहुत ज्यादा, अब इसमें एक चीज और डिपेंड करती है, अगर जो एक पार्टी मैं हूं, सामने एक और पार्टी है, तो दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। यहीं पे भ्रष्टाचार पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। क्या दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही है, अधिकारी क्या किया, दस्तखत बना दिया, ठीक है ना, पैसों के आधार पर। तो ये सारी चीजें होती है सिस्टम में। अगला जो सेक्टर है वो क्या, सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव मतलब समझ में आ रहा होगा कि आप किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप किसके साथ मिलकर के काम कर सकते हो, गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी कृषि व्यवस्था में कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आती रहती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का क्या काम है, कल्याण करना। दूसरा क्या बच जाता है, प्राइवेट सेक्टर। ये किस लिए काम आता है, प्रॉफिट कमाने के, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी है तो आपको क्या, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, इन दोनों को एक साथ लेकर के आना होगा। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत में जैसे बहुत सारा एरिया, एक गांव है, गांव के आसपास आप देखते हो बगल में खेती रहती है, वहां पे विभिन्न विभिन्न लोगों का खेत रहता है। अब जैसे मैं एक रिलायंस इंडस्ट्री हूं, मुझे क्या हुआ, अब मुझे टोमेटो केचप बनाना है, ठीक है ना, टोमेटो केचप बनाना है, सॉस जान रहे हो ना, चटनी टमाटर वाली। तो उस केचप को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल के तौर पे टमाटर की आवश्यकता होगी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस गांव में जाऊंगा, उन लोगों से कहूंगा ठीक है, रमेश सुरेश महेश जो भी हो, सारे लोग आ जाओ, 10 लोग, मुझे कम से कम 10 मंडे जमीन की आवश्यकता है। अब तक जो तुम खेती कर रहे थे वो अपने हिसाब से कर रहे थे, अब तुम क्या करो, 1 साल तक उत्पादन में क्या करो, टमाटर लेकर के आओ, ठीक है। अब 10 लोग हैं, एक एक मंडा जमीन की, टोटल मिला के कितना हो गया, 10 मंडा, जिसका उत्पादन पर्याप्त होगा किसके लिए, रिलायंस के लिए। आप समझ रहे हो, तो सीधे जाएगा, ये क्या कर रहा है, अब क्या है, अब वो 10 किसान जो थे उसके पहले जो उत्पादन कर रहे थे अपने मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए कर रहे थे, आप समझ रहे हो। अब जो वो उत्पादन करेंगे वो किस लिए करेंगे, कैश क्रॉपिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, जिससे वो अपने कंडीशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंतर्गत अभी ये क्या, ये जो लॉ आया था, कृषि कानून इतना विवाद में क्यों था, इसमें 3 मुख्य बदलाव किए गए थे। हमारे कृषि, अभी आगे इनाम वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कि एग्रीकल्चर को ऑनलाइन से कनेक्ट करके किस तरह से प्लेटफॉर्म दिया गया है, इनाम मार्केट के बारे में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। एपीएमसी होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये मंडी देख रहे हो आप, ये मंडी क्या करता है, उत्पादन कौन कर रहा है, किसान,
खरीद कौन रहा? उपभोक्ता, यानी कि हम आप। मंडी बीच में मध्यस्थता का रोल निभा रहा है। इसी मध्यस्थता में बहुत सारी दलाली वगैरह सिस्टम वगैरह होता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है कि किसान को जो बेहतर लाभ मिलना चाहिए ना, कभी कभी वो नहीं मिल पाता है। मोदी जी ने क्या किया था, यही मंडी को हटाने की बात करी थी बीच में से। दूसरी चीज क्या कही थी मोदी जी ने, क्या? यही कोऑपरेटिव फार्मिंग की, सहकारी खेती की। इसमें क्या था कि कंपनियां, जैसे सपोज दैट ये एक जमीन है, अगर जो मैं इस पे उत्पादन कर रहा हूं तो हो सकता है दो कंडीशन बने, या तो मुझे लाभ हो, अच्छा उत्पादन हुआ, मुझे लाभ होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हानि। इस बार बारिश ही नहीं आई, मैंने जो बीज लगाया था उसमें उपज ही नहीं हुआ, कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब सपोज दैट मैं जो ये व्यक्ति हूं, यहाँ पे मेरे पास रिलायंस है कि सर ये जमीन मुझे दे दो, ये जो खेती कर रहे हो एडवांस में पेमेंट ले लो, ठीक है। आप अगर जो खेती करोगे तो 100 टन अगर जो यहाँ पे टमाटर पैदा होगा, चलो हम 80 टन का पेमेंट एडवांस में करते हैं, तो ये कंफर्म पेमेंट उसके पास हो जाएगी। लाभ हो चाहे नुकसान हो, झेलेगा कौन? प्राइवेट कंपनी। समझ रहे हो आप? ये किसान पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग का फायदा आप समझ रहे हो? तो ये होता है। तो मोदी जी यही करना चाह रहे थे, लेकिन दिक्कत कहां यहाँ पे आती है? अब सपोज दैट ये जितना जमीन है, पहले लोग क्या करते थे, इसमें विभिन्न विभिन्न तरह की चीज लगा रहे थे, ठीक है। अब रिलायंस है सिर्फ टमाटर लगा रहा है, ये जैव विविधता को कहीं ना कहीं चुनौती देगा, भूमि के शोषण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा, अत्यधिक सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होगी हमें। तो बहुत सारे इसके टर्म्स एंड कॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना। जहां किसी चीज का फायदा है वहां किसी चीज कुछ ना कुछ नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी आप देख लो, आप अपनी सुविधा के लिए बनाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें बर्बाद करने के पीछे टेक्नोलॉजी का यहाँ होते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो लिख लीजिए इसमें सहकारी कृषि के अंतर्गत में कोऑपरेटिव फार्मिंग, इस प्रक्रिया में छोटे एवं लघु भूभागों को एक साथ लाकर एक बड़े भूभाग में परिवर्तित करना, एक बड़े भूभाग में परिवर्तित करना, वो भी बिना स्वामित्व के परिवर्तन के, बिना स्वामित्व के परिवर्तन के। नहीं, चकबंदी के अंदर स्वामित्व बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बंडा जमीन था, मेरे पास एक बंडा जमीन है, हम दोनों जब बदला बदली करेंगे तो मेरी वाली जमीन अब आपके नाम से चढ़ा दी जाएगी और आपकी वाली जमीन मेरे नाम से। तो वहां स्वामित्व बदल रहा है। और इसमें कोऑपरेटिव फार्मर में ये आया पूरा का पूरा 10 लोगों का लेकर के उठा लिया, तो जमीन तो वही 10 लोग की है, बस केवल उत्पादन को लेकर के जाएगा, ठीक है। कहां थे? हाँ, आगे लिखिए। सहकारी कृषि के लिए कुछ छूट गया क्या? इस प्रक्रिया में छोटे एवं लघु भूभागों को एक साथ लाकर एक बड़े भूभाग में परिवर्तित किया जाने लगा, जो कि बिना स्वामित्व के परिवर्तन के किया जाने लगा, ठीक है ना। वैसे अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। आगे लिखिए, सहकारी कृषि के लिए कृषि क्षेत्र का पंजीकरण सहकारी कृषि के लिए कृषि क्षेत्र का पंजीकरण जी सहकारी वो सरकारी मुझसे गलती से निकल गया है, समझ लो, फ्लक्चुएशंस, वम्बलिंग। सहकारी कृषि के लिए कृषि क्षेत्र का पंजीकरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है। पंजीकरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है। इससे न केवल लघु एवं
छोटे भूभागों का संगठन होता है, न केवल लघु एवं छोटे भूभागों का संगठन होता है, अपितु कृषि को भी संगठित किया जा सकता है। अपितु कृषि को भी संगठित किया जा सकता है। समझ रहे हो आप? देखो पहले क्या था, ये रमेश की जमीन थी, ये सुरेश की थी, ये महेश की थी, ये रमेश की, ये सारी संगठित नहीं थी, मतलब लैंड रिकॉर्ड में ये नहीं थी। रिलायंस जैसे ही इस जमीन को लेके आएगी, ये क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करेगी कि फला व्यक्ति की जमीन में लीज पेपर साइन होगा। जैसे ही लीज पेपर साइन होगा, ये सारी की सारी जमीनें क्या लैंड रिकॉर्ड के अंतर्गत में आ जाएंगी। मतलब कि ये असंगठित कृषि को आप डायरेक्टली क्या संगठित कृषि में बदल दे रहे हो। और हमारे देश की कृषि की एक सबसे बड़ी कमी क्या है, 85% असंगठित कृषि है हमारे देश में। समझ रहे हो आप? तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है। आगे लिखिए, अब तक केवल 2% भूजोतों ने सहकारी कृषि को लागू किया है। सहकारी कृषि को लागू किया है, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का 0.4% है। ठीक है, यहां लिख दिया हूं, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का 0.4% है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में फायदे हम लोगों ने देख लिए। अब हमें क्या देखना है कि किस कारणवश से हमारे देश में लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या दिक्कत इस समय क्या आई थी, जितने भी पंजाब हरियाणा की यूपी वगैरह के किसान थी, क्यों विद्रोह कर रहे थे? कोऑपरेटिव फार्मिंग को लाने के लिए वो अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, तो जी सहकारी कृषि, ठीक है ना। अब देखिए कृषि जो है ये प्राइमरी सेक्टर है, इस पे लोग डिपेंड हैं। ठीक है, और जो लोग इस पे डिपेंड हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, तो सरकार इनके मदद के लिए अलग अलग योजनाएं एवं स्कीम लेकर के आए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आप फसल लगाए, फसल खराब हो गई, बीमा उसके ऊपर करा रखे हो तो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर खरीदने जा रहे हो तो वहां पे आपको सब्सिडी, सिंचाई कर रहे हो बिजली के लिए सब्सिडी, समझ रहे हो ना, सरकार के द्वारा योजना। ये तो सरकारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करना है आपको, और ये सब जितना भी सरकारी काम होगा उसका फायदा वही उठा पाएंगे जो संगठित हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। क्या होता है ना, जो बटाईदार वगैरह रहते हैं, जो टेनेंट फार्मर होते हैं, छोटे फार्मर जो काम करते हैं, अक्सर ना जो सरकारी योजना होती है ना उसका फायदा मालिक उठा ले जाते हैं और वो बेचारे नहीं उठा पाते हैं। ठीक है ना, ये दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। अब क्या है, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति अलग अलग खेती कर रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, कुछ 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 लगा रहे हैं। समझ रहे हो, उत्पादन भिन्नताएं हैं। अचानक से एक रिलायंस की कंपनी आई, ये कही कि मुझे ये 10 मंडा जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लैंड सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। तो जमीन किस लिए इसको चाहिए रिलायंस को, टमाटर के उत्पादन के लिए। अब वो 10 व्यक्ति को बैठाया, कहा कि अच्छा ठीक है, तुम साल भर में कितना कमा लेते हो गेहूं से? वो बोलेगा अरे साहब 100 रुपया, चलो ठीक है मैं तुमको 120 रुपए दूंगा। तो टोमेटो केचप का तो दाम यहाँ 200 रुपए है, समझ लो आप। अब वो 120 रुपए 100, इसको कितना पड़ा, 100 रुपए कमा रहा था, 20 रुपए बढ़ा के दे दिया, 80 रुपए मुनाफा है। रिलायंस भी फायदे में जाएगी, वो किसान भी फायदे में जाएगा। हर साल 100 रुपए की खेती कर रहा था, कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंतर्गत में उसको 20 रुपए का मुनाफा होगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, किसान की आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। आप समझ रहे हो ना। ये बात अलग है कि इन चीजों का कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है और कुछ कारण वजह से ये असफल हो गए थे, लेकिन अगर जो ये तरीका वाकई में अप्लाई किया जाए तो ये गरीबी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिटा सकता है। और जो किसानों के प्रति इनसिक्योरिटी है
अब जो बंदा फांसी लगा रहा है लोन के दबाव में आके, वो फांसी तो नहीं लगाएगा, समझ रहे हो आप? उसको ये रिस्क तो नहीं रहेगा कि उत्पादन खराब हो जाएगा तो फिर मैं कहां से पैसे भरूंगा, उसको पैसे पहले ही मिल गए, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है सहकारी कृषि के अंतर्गत में। इसके असफल होने का कारण लिख लेते हैं। निम्न कारण की वजह से, निम्न कारण की वजह से सहकारी कृषि को, सहकारी कृषि को लागू करने में परेशानी होती है। सहकारी कृषि को लागू करने में परेशानी होती है। पहला लिखिए, लाभ एवं हिस्सेदारी में विवाद। लाभ एवं हिस्सेदारी में विवाद। अब क्या हुआ, किसान देख रहा है कि मुझे पहले 100 रुपए कमा रहा था, कंपनी अभी 120 रुपए दे रही है, पहले साल तो मतलब बढ़िया किया, ठीक है चलो ठीक है, मुझे 20 रुपए फायदा है। गया मार्केट में केचप खरीदने के लिए, देखा केचप की कीमत तो 200 रुपए है, उसकी बुद्धि ठंडी, समझ रहे हो? अरे यार ये 200 रुपए में बेच रहा, मुझको 120 ही में चूना लगा रहा है। फिर से कंपनी के पास जाएगा, अरे यार एग्रीमेंट चेंज करो, समझ रहे हो? विवाद हो जाएगा कि तुम इतना फायदा उठा रहे हो, जमीन में फायदा तुम उठाओ, ये क्या बात हुई, चलो इसको बदलो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, विवाद हो जाता है। जो टेनेंट फार्मर होते हैं, जो कृषि कर रहे होते हैं छोटी छोटी जमीन पे, और प्राइवेट कंपनियों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है। दूसरा लिखिए, किसानों में शिक्षा की कमी। किसानों में शिक्षा की कमी। तीसरा लिखिए, किसानों को मिलने वाली प्रत्यक्ष छूट। किसानों को मिलने वाली प्रत्यक्ष छूट। शिक्षा की कमी की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम टाइम पे ये लगता है कि कहीं कोई कंपनी मेरी जमीन ही ना हड़प ले, कहीं ये नई जमींदारी प्रथा का शुरुआत तो नहीं, नई ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं, समझ रहे हो आप? हमारे देश में ना बदलाव से बहुत डरते हैं लोग, भयंकर डरते हैं। और गलती से अगर जो 30-40 साल की उम्र में आप इंटेलिजेंट हो गए, 1000 दुश्मन तो आप मतलब देख लो आप अपने तरीके से। लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं है कि आप कम उम्र में हाई एक्सपीरियंस गेन कर सको, समझ रहे हो आप? खल जाती इस बात को, अरे इतनी उम्र में कैसे कर लिया, समझ रहे हो आप? तो जनता बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ की जो कंट्री में जनता है बेसिकली, वो क्या होता है ना, शिक्षित तो है नहीं। अब किसान है बेचारे, वो हमेशा गरीब ही रह रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की कोई कंडीशन नहीं हो रही है। अब उनके पास शिक्षा की कमी है, वो सोचेंगे कि कहीं के कब्जा न कर ले। दूसरी चीज क्या बताया मैंने कि प्रत्यक्ष छूट। अब जैसे किसान को पता है, जो मैं उत्पादन लगाऊंगा उसके ऊपर सरकार मुझको एमएसपी देगी ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब मिनिमम मिल ही जाना तो मैं किसी और कंपनी के हाथ में क्यों ले रहा हूँ? जमीन अपने पास रखता हूँ, आज टमाटर लगाऊंगा, कल भिंडी लगाऊंगा, परसों पालक लगाऊंगा, फिर धनिया लगाऊंगा, जो मन करेगा वो लगाऊंगा, समझ रहे हो आप? तो ये सारी भी अवधारणाएं होती हैं। ये सारी चीजें तो हो गई। अब दो चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाक से। एक चीज होती है लीजिंग, आपने जमीन लीज पे दे दिया, उसकी मर्जी अब जो करे आपके जमीन के साथ, आपको बस महीने महीने या फिर सालाना पेमेंट कर देगा। दूसरी चीज है सीलिंग। सीलिंग के अंतर्गत में क्या होता है, सीलिंग के अंतर्गत में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे पूरी जनसंख्या है, ठीक है, हम देखेंगे कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ लैंड क्या होना चाहिए लोगों के पास, मतलब एक औसतन हम लोग निकाल लेंगे, 5 मंडा निकालें और 5 मंडा के ऊपर जिसके पास जमीन है उसको हम जब्त कर लेंगे, जब्त करके गरीबों में बराबर बांट लेंगे। सीलिंग मतलब होता ही है जब्त करना, ठीक है, समझ रहे हो आप? आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है, सरकार, ये मैक्सिमम की लोकतांत्रिक कंट्रीज में मतलब ये पॉसिबल जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब सामाजिक और साम्यवादी देशों में आप देखोगे बहुत आसानी से फॉलो करा लेते हैं, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक संसाधन पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का, ठीक है, और गवर्नमेंट को आर्थिक कल्याण करनी है, सिंपली बांट देता है। अब यहाँ पे हम राइट टू प्रॉपर्टी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही सुनाने में 5 साल ले लेगी, समझ रहे हो आप? ये हमारे सिस्टम का इतना बड़ा डेवलप, कहीं भी देख लो, विधायिका देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से चल रहा है, जुडिशियरी देखो, आईपीसी सीआरपीसी के लॉज अभी वही है जो कॉलोनी टाइम में थे,
पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम 1861 के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, हम 2022 में है, 21वीं शताब्दी में है। रिफॉर्म्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में कानून नहीं रिफॉर्म करने के, बहुत ही सिंपल है भाई, लेकिन हमारे यहाँ सोच की कमी है, दृष्टिकोण की कमी है, दिशा की कमी है। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो खुद दिशा विहीन है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च ही नहीं करते हैं सर। हम किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेज सकते हैं क्योंकि वोट बैंक है वो, लेकिन हम किसान खेती के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हम उन्नत किस्म के बीज, अमेरिका वगैरह क्यों डेवलप है, वो सब्सिडी डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करते, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। आप समझ रहे हो, स्मार्ट वर्क करते हैं। अरे हार्ड वर्क का जमाना गया। अगर जो हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति अमीर होता तो मजदूर को सबसे अमीर होना चाहिए, ना कि इलॉन मस्क को। समझ रहे हो, सो डू स्मार्ट। आगे जाइए, भारत में कृषि का भविष्य क्या है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स करके देखेंगे और जहां पे दिक्कत होगी हम लोग समझते चलेंगे। हेडिंग डालिए, भारत में कृषि का भविष्य। भारत में कृषि का भविष्य। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, भूमि सुधार में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कम करना चाहिए। न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कम करना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका न केवल समय खाती है, न केवल समय खाती है, अपितु किसानों के शोषण का कारण भी बन जाती है, क्योंकि किसान कारण भी बन जाती है, क्योंकि किसान गरीब और असाक्षर दोनों है। ठीक है, देखिए क्या होता है जब भी इन कार्रवाइयों के लिए, जब भी जमीन का विवाद हुआ, सपोज दैट आपने लीज पे जमीन दी, आपका प्राइवेट कंपनी के साथ विवाद हो गया, अब जान करके भी आप केस नहीं कर सकते हो। पता है कि जितना शोषण ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर रखा उतना ज्यादा न्यायपालिका कर लेगी। अब वकील का फीस दो, उसके बाद फिर तारीख पे तारीख आएगी। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहेगा, जो सरकारी कंपनी रहेगी, सपोज दैट आप हो मिस्टर श्यामलाल, आपका केस है रिलायंस के प्रति, आप कभी भी जीत पाओगे हमारे देश में? पॉसिबिलिटी लगती है आपको? कहीं से भी संभावना 1% का है, 1% का क्या होता, जज का जमीन जाग जाए। समझ रहे हो आप? वो जान रहा है जज कि श्यामलाल दोषी नहीं है, ठीक है ना? तो लेकिन 98% चांसेस है कि रिलायंस जीतेगा, क्योंकि कानूनी दांव पेच ना लॉयर्स से अच्छा आप नहीं खेल सकते हो। अगर जो एक फंडामेंटल राइट आपके अधिकारों का संरक्षण करता है, तो एक फंडामेंटल राइट किसी और के अधिकारों का हनन भी करेगा। राइट टू स्पीच है, चौराहे पे खड़े होकर गाली देने लगे, क्या मतलब है? तो 4-5 लोगों को बुरा लगेगा, जाकर पुलिस को बोलेंगे, अंदर कर देगी। समझ रहे हो? तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए चीजों में, ठीक है? न्यायपालिका टाइम कंज्यूमिंग भी है हमारे यहाँ पे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज है स्पीडी जस्टिस नहीं है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है। समझ रहे हो आप?
और बहुत सारी ऐसी चीज जो जुडिशियरी रिफॉर्म पढ़ोगे आप तो आप उसमें देखोगे कि कितनी सारी कमियां जुडिशियरी के अंतर्गत में ऑलरेडी हैं। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज। दूसरा पॉइंट लिखिए, निजी जोत को, निजी पर्सनल कल्टीवेशन, निजी जोत को पूर्णतया परिभाषित करना होगा। निजी जोत को पूर्णतया परिभाषित करना होगा ताकि जमीन के मालिक इसका इस्तेमाल गरीबों के शोषण के प्रति न कर सकें। ये पॉइंट तो क्लियर होगा। निजी जोत के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था कि क्या आपने किसी को लीज पे जमीन दी है, वो व्यक्ति बेचारा काम कर रहा है, अचानक क्या हुआ, आपने देखा अरे ये तो पैदावार बड़ी अच्छी कर रहा है, आपने क्या किया कि तुम जाओ अब मैं खुद ही खेती करूंगा, और आपने अपने बुआ के चाचा के किसी अन्य व्यक्ति को लगा दिया, फिर किसी और व्यक्ति को दे दिया। समझ लो, वो व्यक्ति जो पर्टिकुलरली वहां पर अपना फैक्टर कॉस्ट लागत लगाया, वहां पे उत्पादन कर रहा है, उसको आप बीच में ही हटा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके शोषण का कारण होगा। किस आधार पे? वो सरकार के पास अगर जो जाएगा कहने के लिए कि सर देखो मुझको बीच में से हटा दिए, मेरे साथ अन्याय है, तो आप बोलोगे कि सर पर्सनल, आपने ही जो अधिनियम बनाया, आपने ही जो प्रावधान बनाया है, उसके हिसाब से पर्सनल कल्टीवेशन के लिए मैं कभी भी अपने जमीन को रिक्त करा सकता हूं। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं से अधिकारों का शोषण है किसानों का। ठीक है, वो कभी भी, तो इसको क्या ना पर्सनल फार्मिंग को एकदम एक्सप्लेन करना चाहिए कि सर अगर जो आपकी पहले क्या है, आपने जमीन दिया, ठीक है, क्यों? आपके पास आय का स्रोत अच्छा होगा, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जमीन पे जाके उत्पादन कर सको। आपने एक व्यक्ति विशेष को दे दिया, ये बेचारा मेहनत करके कमा खा रहा है, इसी से अपना जीवन बसर कर रहा है, 2 साल बीते, 3 साल बीते, अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस जमीन को मुझे इस्तेमाल करना हर एक साल, और वो अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसके उत्पादन के ऊपर निर्भर कर रखा है। समझ रहे हो? गेहूं अगर जो 10 टन पैदा हो रहा है तो उसको बेच करके मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, उसकी प्रोग्रामिंग है, लेकिन बीच में ही उसकी गेहूं की खेती चली गई, क्या वो अपने लड़की की शादी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए अब क्या होता है बेसिकली, अब इसके पास क्या हुआ, अचानक से आय की कमी आ गई, काम की कमी आ गई, अब ये वापस आएगा, ये बोलेगा कि मैं निजी पर्सनल कल्टीवेशन की वजह से इसको हटा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं इसके अधिकारों का हनन होगा। इसलिए इसको परिभाषित करना कि अगर जो आपकी आय 10,000 से ऊपर है, ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या कि आप जो कल्टीवेशन कर रहे हो ना अपने पर्सनल के लिए कर रहे हो, मतलब कि आपका आय इस स्तर पे गिर गया है कि आपको खेती करके अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं कि इसके पहले वाली जनरेशन में अगर जो आईएएस ऑफिसर बने तो अगली वाली जनरेशन आईएएस ऑफिसर ही बने, हो सकता है वो कुछ ना बने। रिक्शे वालों का बेटा आईएएस ऑफिसर बना होगा, उदाहरण सुना है? एक आईएएस ऑफिसर का बेटा रिक्शा वाला बना, ये उदाहरण सुना है? तो आज सुन लो, मैं बता रहा हूं, ऐसा हुआ है। समझ रहे हो ना? एक ऑटो ड्राइवर था, मैं मिल चुका हूं उससे, तो व्हाटएवर है ना, वो सोचो उसको कैसा शौक मिल गया, उसका इंटेलेक्ट कैसा डेवलप हुआ है। अब कल होकर के तुम अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कल होकर के फॉर्म भरने लगो सफाई करने का कि सर मेरा शौक है, दैट्स नॉट द वर्थिंग थिंग्स। तीसरा लिखिए, असंगठित काश्तकारों की पहचान हो। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा असंगठित काश्तकारों की पहचान हो। असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड, जो पंजीकृत नहीं है, असंगठित काश्तकारों की पहचान हो और उन्हें संगठित करने का कार्य हो।
और उन्हें संगठित करने का कार्य हो, पूर्ण विराम। इस कार्य में हम एनजीओ की भी मदद, इस कार्य में हम एनजीओ की भी मदद बढ़ चढ़कर ले सकते हैं। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सुनना होगा आपको, प्रमोट करना है, ठीक है। अगला लिखिए, भूलेख का कंप्यूटराइजेशन, भूलेख का कंप्यूटराइजेशन करना आवश्यक है। भूलेख का कंप्यूटराइजेशन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 2008 से ही योजना चलाई जा रही है। तहसील में जाओगे आप, एक भूलेख विभाग दिखेगा आपको नकल नंबर देंगे, आपकी जमीन की नकल नंबर होगी, समझ रहे हो आप? वो नंबर डालोगे ना तो आपको दिखा देगा कि इस जमीन का मालिक कौन। तो ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है अभी इधर 2008 के बाद, समझ रहे हो आप? तो इससे क्या हो गया है, उस जमीन का मालिक हमें पता चल गया। अब दूसरा कोई व्यक्ति आके उस पर कब्जा नहीं कर सकता। नहीं तो पता चलता था दूसरे की जमीन पे लोग कब्जा कर लेते थे, समझ रहे हो? जो माफिया वगैरह रहते हैं, क्रिमिनल्स वगैरह रहते हैं, एमपी एमएलए वगैरह, ये क्या करते थे, गलत तरीके। यार इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें ऑनलाइन नहीं बोलनी चाहिए। ज्यादा सच ना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है, बहुत ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। हमेशा वो बोलना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं, कभी वो नहीं बोलना चाहिए जो जरूरी है ना? तो कभी कभी निकल जाता है, कोई नहीं। अगला लिखिए, राजनीतिक नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीतिक नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, SC/ST समुदाय के लिए भू अधिकारों का संरक्षण कहां पे छूटा? SC/ST समुदाय के लिए भू अधिकारों का संरक्षण, ये आपका लैंड रिफॉर्म खत्म हो गया। देख रहे होगे पैटर्न आंसर राइटिंग का क्या होता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। एक बार घर पे जाना, स्टडी करना, आंसर राइटिंग जो आप करेंगे वो इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो सबका अपना अपना तरीका है। ये मान लीजिए मेरा तरीका है, आप समझ रहे हैं। आप अगर जो इससे बेहतर इजाद कर सकते हैं तो और बढ़िया है, ठीक है ना? ये नहीं कि यही सबसे बेस्ट वे है, ठीक है ना? इससे बेहतर भी हो सकता है।
टेबल बनाते चलिए। नया टॉपिक है, ये सारी चीजें कृषि के अंतर्गत ही चल रही है, ठीक है ना। पहला जो लेक्चर मैंने लिया था कृषि में तकनीकी सुधार के बारे में बताया था, हरित क्रांति वगैरह ये सारी चीजें। कल से जो मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया उसमें भूमि सुधार के बारे में बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के बारे में, यानी कि छूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भारत के बीच में विवाद के तौर पे अटका हुआ है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जानना आवश्यक है। ये पूछ भी चुका है 2015 मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आप बुक खोल के देखोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी, कृषि छूट। सब्सिडी को हम लोग क्या बोलते हैं? छूट, ठीक है। कृषि छूट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, ऐसे जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेसिफाइड वस्तुएं हैं उनके ऊपर दी जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अप्रत्यक्ष, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पे ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें क्या आता है? सिंचाई, खाद और बिजली इत्यादि और भी सारी चीजें। और इसके बाद इसमें क्या है? स्पेसिफाइड जो वस्तुएं हैं, मतलब कि कुछ विभिन्न वस्तुओं पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान किया जाता है डायरेक्ट सब्सिडी के फॉर्म में। जो MSP है वो डायरेक्ट सब्सिडी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था जब संस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये क्या करता है? अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स को देखता है। तो कृषि से रिलेटेड जितने भी उत्पादन उनका ट्रेड एंड कॉमर्स होना तो कंपलसरी है ही है, ठीक है ना। तो जब भी WTO की हम लोग बात करते हैं तो वो एक प्रणाली रखता है क्या? AMS, ठीक है ना, एग्रीगेट मेजर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। मतलब कि कृषि को समर्थन देने के लिए भिन्न भिन्न चीजों की आवश्यकता है, जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अलग सेक्टर रखता है जिसको क्या बोलते हैं? AMS, ठीक है। इस AMS प्रणाली के अंतर्गत ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष छूट आता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सिस्टम जो है उसी को बोलते हैं। ये बना लीजिए तो फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ, बना लीजिए। मैं तो इम्प्रेस हो गया अचानक से। अब ज्यादा इम्प्रेस ना करो, बना लो। हायर MSP, अधिक MSP, AMS, ठीक है ना।
एग्रीगेट, यहां क्लियर लिख दो क्या? चलिए हो गया, अपनी मीटिंग खत्म करिए। देखिए एग्रीकल्चर की जब भी हम लोग बात करते हैं, एग्रीकल्चर में एक बहुत ही बड़ा प्रावधान, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग बाजार मूल्य की बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं, क्या होता है? रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? करो यार, कितना दिन है? 180 दिन और है, सिर्फ 180 दिन और है, समझ रहे हो? तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, कमर वमर कस लीजिए अभी से ही, एक एक घंटे समय निकाल लीजिए, पर डे 2-2 क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करिए, ठीक है ना? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लीजिए कि मैं एक दिन खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन 2 घंटे बिना पढ़े मैं जीऊंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा मैं। ऐसी शपथ लो, समझ रहे हो आप? क्योंकि ये जो शरीर है उसकी बनावट ऐसी है जो आपको बैठने नहीं देगा, ये दिमाग आपको फोकस नहीं करने देगा, ये शरीर आपको बैठने नहीं देगा, पहले बता दे रहा हूं। जब भी पढ़ने बैठोगे शरीर बोलेगा चलो ये कर लो, दिमाग बोलेगा टर्न से मैसेज आ गया, समझ रहे हो आप ना? डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आएंगी और भाई एकदम पढ़ ही नहीं पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, 1 घंटे से ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर पाएगा, और क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक है ना? इसलिए इस चीज को जानना कि मेरा शरीर मुझको मजबूर करेगा नहीं पढ़ने के लिए, तो जैसे ही मजबूर करे तो इसको मजबूर करना नहीं, आधे घंटे और पढ़ो तभी खाना दूंगा, समझ रहे हो आप ना? तो शरीर का इस्तेमाल आपको करना है, तो अभी से ये 6 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। पता चलता है, पता है कहां दिक्कत होती है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के अंतर्गत? मेरे साथ में क्या हुआ थी, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंतर्गत क्या होता है, स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने गजब की पढ़ाई की, समझ रहे हो आप? और आखिरी के 6 महीने मैं अब तो पढ़ ही लिया हूं। समझ रहे हो आप? लाइब्रेरी 2 महीने पहले छोड़ के, होता नहीं तो पहले लोग कहते थे कि मैं बस परीक्षा के पहले जो पढ़ना रहता पढ़ता हूं, एग्जाम के 1 दिन पहले मूवी देखने जाता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, पापा वापा के साथ तो अक्सर ही एग्जाम्पल सुने होंगे। मैं बोलता यार मैं 2 महीने पहले छोड़ूंगा। ऐसा मत करना, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, ओके? चलिए जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब तक जितनी भी सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, एक चीज तो पता चल गया है, कृषि के ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसके कंडीशन को सुधारना पड़ेगा, और जो लोग कृषि कर रहे हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना? इसी के लिए सरकार क्या करती है, कृषि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से छूट प्रदान करती है। सबसे पहला प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष तरीके में क्या करती है कि जैसे जो आपने उत्पादन किया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, कुछ विशेष अनाज को, जैसे मिलेट हो गया, पल्सेस हो गया, मतलब कि दाल हो गई, मिलेट हो गया, ये क्या प्रोटीन की मात्रा को गरीबों, ये सस्ते होते हैं, अब वो सब तो मटन बिरयानी डेली खाएंगे नहीं, समझ रहे हो आप ना? ये गरीब के न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण को पूरा करता है, तो ऐसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड करती है कौन? सरकार, ताकि किसान उसी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करे। अब आप बताओ, आप 10 अनाज पैदा कर रहे हो जिसमें से सिर्फ 2 के ऊपर एमएसपी है, मतलब कि गेहूं और चावल के ऊपर, आप कोई और अनाज उगाना चाहोगे? नहीं। जब भी हम एमएसपी प्रदान करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, किसान सिर्फ उन्हीं चीजों की खेती करता है जिनके ऊपर एमएसपी प्रदान की जा रही है। इससे क्या होता है ना, जो अनाज की विविधता है वो खतरे में पड़ जाती है। जैसे इस तरह आप सीजन वाइज चेंज करते रहोगे, अब आपको पता है एमएसपी खाली इसी पे मिलेगा, चावल पे मिलेगा, मिलेट पे मिलेगा, पल्सेस पे मिलेगा, एडिबल ऑयल पे मिलेगा,
लगेगा, समझ रहे हो आप ना। अब ये देखना, जब इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हर एक साल का जब इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें हर साल क्या होता है, ये रिवाइज होता है एमएसपी। समझ रहे हो आप ना। जो बास्केट ऑफ मटेरियल होते हैं, जो टोकरी होती है मटेरियल्स की, वस्तुओं की, वो हर साल परिवर्तित होती है। सरकार देखती है कौन से चीजों में आवश्यकता है, कौन सी चीजों में आवश्यकता नहीं है। तो ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। आपने उत्पादन किया 10 टन है, अब सरकार ने डिसाइड किया है कि 1 टन के ऊपर 10 रुपए देगी एक व्यक्ति को, तो 10 रुपए आपके तय मिल गए, ठीक है ना। तो आप मंडी में अगर जो कोई आपको 8 रुपए दे रहा तो आप नहीं बेचोगे, क्यों? क्योंकि सरकार तो आपको 10 रुपए प्रोवाइड कर ही रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसमें लागत मूल्य तो निकल ही जाना है, समझ रहे हो। फिर जब अप्रत्यक्ष सब्सिडी की जब आप बात करोगे तो ये हमेशा इसके पीछे का कारण होता है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है ना, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना। किस तरीके से बढ़ाएंगे? अब क्या है, हमारी 66% जनसंख्या जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था हमारे देश में अच्छी नहीं है। तो सरकार बढ़ चढ़ के सामने आएगी, ऐसी योजनाओं को लेके आएगी जिससे क्या, और सोलर ट्यूबवेल पंप लगा दिए सरकार किसानों के लिए, है ना, जिससे क्या बिजली के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है और पानी की आपूर्ति भी हो जा रही है। आप समझ रहे हो। तो सिंचाई के क्षेत्र में दूसरा चीज है खाद्य फर्टिलाइजर का। इस बार फर्टिलाइजर के मार्केट में रसिया चाइना को पीछे छोड़ दिया है इंडिया को एक्सपोर्ट करने के मामले में 22%। अच्छा, तो डेटा मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन ये मैं पढ़ रहा था एक एडिटोरियल के अंतर्गत में कि इस बार रशिया जो है फर्टिलाइजर के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। इसके पहले चाइना हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता था फर्टिलाइजर, अब वो प्लेस रशिया ले लिया। तो खाद्य पदार्थ आप देख रहे हो ना जी, ये जो खाद वाला है स्पेसिफिक हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप ना। जो भी चीज आप इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपको कंडीशंस के हिसाब से चलनी पड़ेगा। रशिया में 80 रुपए किलो अगर जो खाद आ रहा है, टैरिफ ड्यूटी लगेगी तो इंडिया में 100 रुपए बिकेगा, और 100 रुपए तो किसान अफोर्ड कर नहीं सकता बढ़िया खाद। तो सरकार क्या करेगी, खाद के ऊपर सब्सिडी प्रदान करेगी कि हर किलो पे 50 रुपए भार वहन कौन करेगा, सरकार करेगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने से पहले ही गवर्नमेंट जो है लागत मूल्य को ही कम कर देगी, समझ रहे हो आप। इस तरीके। उसके बाद क्या है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल वगैरह। अब जनता जो गरीब है ना उसके लिए 2-2 रुपए का खर्च भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। 1-1 रुपए जुटाना भी मुश्किल होता है और वाकई में इंटेंस होता है। घर में खाना नहीं बनता है टेंशन की वजह से, क्योंकि जो गरीब है उसे पता। अगर जो आसानी से आपको संसाधन मिलते जाते हैं तो उसकी महत्वता आपको पता नहीं चल पाएगी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, बिजली बिल वगैरह में भी क्या है, सब्सिडी प्रदान करी जाती है, ठीक है। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष छूट। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष छूट। इसमें लिखिए, छूट सरकार द्वारा जनता को प्रदान किया जाने वाला, छूट सरकार द्वारा जनता को प्रदान किया जाने वाला एक तरफा भुगतान है, एक तरफा भुगतान है। यह 3 प्रकार से दिया जा सकता है। यह 3 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला लिखिए, वस्तुओं की कीमत। पहला पॉइंट है वस्तुओं की कीमत। मैंने 3 बताया, ठीक है ना। पहला लिखिए, वस्तुओं की कीमत सस्ते दर पर, वस्तुओं की कीमत सस्ते दर पर प्रदान करके, वस्तुओं की कीमत सस्ते दर पर
प्रदान करके। दूसरा लिखिए, जनता से अधिक मूल्य पर, जनता से अधिक मूल्य पर खरीद करके। एग्जाम्पल में एमएसपी लिख लीजिएगा, उदाहरण में जी इसी का उदाहरण एमएसपी लिख लीजिएगा दूसरे वाले पॉइंट पर, ठीक। तीसरा लिखिए, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीधे खाते में प्रदान करके, प्रत्यक्ष रूप से सीधे खाते में प्रदान करके। लैंग्वेज बड़ी सिंपल रहती है ना मेरी, है ना। मैं जानबूझ के ये लैंग्वेज यूज करता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक तो सबसे पहली बात है कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, गजब की है एकदम। बोर्ड से पढ़े हैं क्या? नहीं, सीबीएसई बोर्ड से ही हूँ मैं, कई बोर्ड से पढ़ रखा हूँ। हाँ सर, जोड़ लो। लेकिन आगे भारतीय कृषि क्षेत्र में, आगे लिखिए, भारतीय कृषि क्षेत्र में, भारतीय कृषि क्षेत्र में छूट काफी विवाद में रहा है, काफी विवाद में रहा है। निम्न कारणों की वजह से, निम्न कारणों की वजह से। ये लिख लीजिए, पहला है अत्यधिक राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। दूसरा है पर्यावरण एवं जलवायु कारण। तीसरा है सिंचाई के लिए भूजल का शोषण। चौथा है डब्ल्यूटीओ से जुड़ी समस्याएं। कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। हो गया? आराम से कोई चलिए, मतलब हो गया। देखिए, राजकोषीय घाटे की जब भी हम लोग बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, लोक वित्त में पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या, जो एक तरफा अनुदान होता है ना, वो सरकार के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो कभी रिटर्न आने वाला नहीं है। तो राजकोषीय घाटा होने का एक बहुत ही मुख्य कारण क्या है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी। तो राजकोषीय घाटे का वित्तीयन आप किस प्रकार से करते हो, कभी कभी आप बाहर से उधार लेकर के करते हो। तो जब भी आप उधार लेकर के सब्सिडी, तो एक तरह से आप सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उधार लेके कर रहे हो। तो ये तरह हमारे लिए घाटा का सौदा हुआ, समझ रहे हो। तो अत्यधिक फिस्कल डेफिसिट होगा, ये विवाद का कारण है। दूसरा क्या है, पर्यावरण एवं जलवायु
ठीक है ना। पर्यावरण एवं जलवायु कारण मतलब जैसे कि आप मान लीजिए अगर जो आप खाद पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, छूट प्रोवाइड कर रहे हो, छूट दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, खाद का इस्तेमाल अधिक होने लगेगा। जब भी खाद का इस्तेमाल अधिक होगा तो तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सॉइल के लिए और किसके लिए, उत्पादन के लिए, ठीक है ना। तो अब अत्यधिक अगर जो खाद का यूज करने लगोगे, ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है मिट्टी में वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, तो ये पर्यावरण का नुकसान है। दूसरी चीज क्या है, अब क्या है, अगर जो मान लीजिए तालाब है, उसके बगल में खेत है, आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हो, अब जो खाद में प्रेजेंट नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं, खाद में नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो बह के पानी में आ जाता है। अब पानी में आने के बाद क्या होता है, वो अंदर ही वो जो प्लांट्स होते हैं उनको बूम कर देता है, जिससे क्या होता है, पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो घट जाता है, जिस वजह से जो तालाब की मछली वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण नुकसान, तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो चीज है वो विपरीत रूप से हमें प्रभावित करती है, हमारे पर्यावरण वगैरह को, ठीक है। तीसरा है जलवायु, अरे सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, इरिगेशन के ऊपर आप क्या दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो। अब जाहिर सी बात है, हमें जिस चीज पे छूट ज्यादा मिलेगी उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे। तो क्या है ना कि पहले क्या था, भारत में एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 3000 से 4000 क्यूबिक मीटर पानी था, जो कि अब घट के 1000 क्यूबिक मीटर पे आ गया है, ठीक है ना। भूजल कहते हैं, कितने लोग तो कहते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी की वजह से होने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कारण हो रहा है, ठीक है। देखिए, सिंचाई के लिए जब भी आप सब्सिडी प्रदान कर दोगे, इसमें किसान क्या करेंगे, अधिक से अधिक भूजल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, इसलिए भूजल का जो स्तर होगा आपके देश में वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जल जो है बहुत ही आवश्यक चीज है, ठीक है। WTO से वो जुड़ी समस्याएं क्या, अब मान लीजिए आप अपने देश में सब्सिडी यानी कि छूट प्रदान कर रहे हो, तो इसके अंतर्गत में क्या होगा, जो ऐसा देश है जो छूट प्रदान नहीं कर रहा अपने किसानों को, आप दोनों अगर जो मार्केट में कंपटीशन लेवल पे आओगे तो क्या होगा कि आपका सामान सस्ता पड़ेगा और जो सब्सिडी नहीं दे रहा उसका सामान महंगा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोग आपका सामान खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा उस देश के साथ जो सब्सिडी प्रदान नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। तो इसी चीज को ध्यान में लेकर के एक प्रणाली है जो WTO के द्वारा बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं बॉक्सिफिकेशन। ट्रैफिक सिग्नल होता है ग्रीन, एम्बर, ठीक है, रेड, येलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक के सिग्नलों की तरह इसको परिभाषित किया है। हरा मतलब ठीक है, स्वीकृति है। तो जितने भी तरीके की सब्सिडी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत में आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या उसे स्वीकृति प्रदान करती है कि ऐसे सब्सिडीज आप अपने किसानों को दे सकते हो, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे जो खर्च होगा। ऐसी जो सब्सिडी होती है ना, उत्पादन में कोई परिवर्तन विशेष नहीं करती है। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। इस वजह से क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को स्वीकृति प्रदान करता है, इसीलिए ग्रीन है। दूसरा क्या है, इसमें आपको धीमा कार्य करना है, मतलब कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो सब्सिडी प्रदान करने के, उसको स्लो डाउन करना है एक सीमा के अंतर्गत। अब कितना है इसके अंतर्गत, जो विकसित देश है वो 5% तक प्रदान कर सकते हैं, और जो विकासशील देश है भारत के जैसे वो लगभग 10% तक, मतलब कि हम लोगों ने एक सीमा
बांध रखी है, यहां तक आप कर रहे हो मतलब कि ठीक है, उससे ऊपर गए तो मतलब आप कानूनी दावपेच में फंसोगे। उसके बाद क्या है, रेड बॉक्स सब्सिडी। इसके अंतर्गत में क्या है, इसमें जो भी वस्तुएं होंगे वो अलाउड नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर जो आप रेड बॉक्स सब्सिडी दे रहे हो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी रैंकिंग को घटा देगा, ठीक है ना। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में जो भी रैंकिंग बनेगी वो हमेशा आपके कंट्री में एफडीआई वगैरह के इनफ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा मदद आती है, ठीक है ना। जो भी सदस्य कंट्री रहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्वीकृति को जरूर देखती हैं, ठीक है। बॉक्सिफिकेशन हेडिंग डालिए, पेटियां, ठीक है, ठीक है। भारत में क्या है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रदान किया जाता है। क्या प्रत्यक्ष कर प्रदान किया जाता है, किस लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समझ रहे हो आप ना, कम से कम मूल्य तो कम से कम उसके पास प्रत्यक्ष रूप से खाते में पहुंच ही जाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो, अप्रत्यक्ष कर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वो सब्सिडी को 3 भागों में बांटता है बेसिकली। एक ब्लू बॉक्स भी होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ग्रीन बॉक्स। ट्रैफिक सिग्नल में आप देखते हो हरी बत्ती मतलब आप जाते रहो, कोई आपको बाउंडेशन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि इस श्रेणी में प्रदान करी गई सब्सिडियों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रोक नहीं लगाता है, स्वीकृति प्रदान करता है, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, येलो बॉक्स। जब भी पीली बत्ती होती है तो क्या, गाड़ी स्टार्ट कर लो मगर धीरे धीरे चलना, समझ रहे हो, तो आराम से चलना रहता है येलो लाइट में। तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी सब्सिडियां आती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत में क्या होता है, सरकार को कुछ सीमा बांध दिया जाता है कि उसमें आप कुछ सब्सिडी की मात्रा इतने तक ही प्रदान करोगे, जो विकसित देश में 5% तक है। कुल कृषि के उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कुल कृषि उत्पादन है उसका 5%, ठीक है ना, उसका 10% विकासशील देश के लिए, भारत जैसे देशों के लिए। और रेड बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, लाल बॉक्स वाला, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, ठीक है ना। बॉक्सिफिकेशन हेडिंग डाल दीजिए, पेटियां, WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO शॉर्ट में लिख लीजिए, समझ ही जाएंगे। WTO की शब्दावली में कृषि छूटों को पेटियों के रूप में यहां लिखा है, बॉक्स पेटी ही बोलते हैं, ठीक है, पेटियों के रूप में संबोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। और इन्हें ट्रैफिक लाइट के रंगों द्वारा निरूपित किया गया है, और इन्हें ट्रैफिक लाइट के रंगों द्वारा निरूपित किया गया है। सबसे पहला हेडिंग डालिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। हरी पेटी छूट, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। सर इसी में लिखे हैं
नहीं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इसके आगे लिखिए इस प्रकार की छूट को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे कृषि उत्पादकता पर उसका खास असर न हो, क्योंकि ये छूट उत्पादकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, इसलिए WTO के हिसाब से व्यापार में इनसे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोला जाता है। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या है, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा हो रहा है, अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे देश में खेती की स्थिति खराब है, हमारे यहाँ अच्छे इस समय काला नमक चावल के बारे में सुना है आपने? जी, तो उसकी दो अभी रिसेंट ब्रीड्स निकाली गई हैं। ठीक है ना, ये करंट अफेयर के मामले में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि काला नमक है, यूपी में पर्टिकुलरली एक ऐसा चावल की प्रजाति है जिसके उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपने दुगनी कर सकते हैं। अब क्या है, यूपी में जितनी जनसंख्या की खपत है उसकी आपूर्ति हम लोग कर लेंगे, प्लस उत्पादन स्तर बढ़ेगा तो फिर उस जो खपत के बाद बचेगा उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, अनुसंधान एवं विकास के ऊपर किया हुआ खर्च किसी भी तरीके से उत्पादन पे असर नहीं डालेगा। ठीक है ना, नई अगर जो बीज की प्रणाली होगी तो वो क्या हमने मेहनत करके खोजा है, समझ लो ना। अनुसंधान आप कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रोकेगा, क्योंकि हर एक अर्थव्यवस्था क्या चाहता है, नए नए आविष्कारों के साथ आगे आना। इस समय 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए सारी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं, 5th जनरेशन में भी सारी कंट्रीज नहीं बना पाई हैं, लेकिन 6th जनरेशन पे वर्क कर रही हैं। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि सबको पता है जिसके पास नॉलेज रहेगा वही सबसे शक्तिशाली है। समझ रहे हो आप, जब भी आप देखोगे, हमेशा जब भी हिस्ट्री की बात करोगे, कौन राज किया है, जब आप इधर बात करोगे, सबसे पहले हमारे यहाँ से सभ्यता ऋग वैदिक पीरियड्स वगैरह से शुरू हुई, तो ज्ञान का जो हब था वो कहाँ था, इंडिया में था। इसलिए भारत बहुत ज्यादा मजबूत था, सोने की चिड़िया वगैरह कही जाती थी। उसके बाद ज्ञान का हब कहाँ गया, मिडिल ईस्ट में, यानी कि इस्लामिक स्टेट्स के पास। इस्लाम जो है बहुत ज्यादा नॉलेज के ऊपर डील करने लगा, आप समझ रहे हो ना। अलजेब्रा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीजें इस्लाम की ही देन है। उसके बाद आप देखोगे क्रिश्चियनिटी की तरफ जाओगे, नॉलेज का मतलब ट्रांसफर हो रहा है, फिर वहां से पलट के हमारे साइड पे आ रहा है चीन, जापान, ये सारी चीजें। तो ये नॉलेज जो होता है ना, एक साइक्लिक वे में सभ्यता कल्चर के साथ कन्वर्ट होते जा रहा है। आप देख रहे हो ना पैटर्न, जब भी ऑब्जर्व करोगे आप तो जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है, नॉलेज इज पावर, ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, ये वाकई में है। ठीक है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरा, सपोज दैट टिड्डी दल का हमला याद है, पाकिस्तान का पूरा खेती खराब हो गया था। अब ऐसी कोई समस्या आ गई, उसके निवारण करने के लिए कोई अर्थव्यवस्था अलग से कोई तकनीक लेकर के आ रही है, अलग से कोई तकनीक फॉलो कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या, बीमारियों के ऊपर भी जो खर्च होगा वो भी उत्पादन को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देगा। उसके बाद क्या है, कीटनाशक। अगला क्या है, किसानों को जो प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान किए जाते हैं।
किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अभी क्या है, किसी स्कीम के तहत में प्रधानमंत्री जी क्या 2,000 रुपए किसानों के खातों में डायरेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये क्या है, ये किसानों की आय को प्रभावित कर रहा है, न कि कृषि के उत्पादकता को। आप समझ रहे हो ना, ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ावा देगा, न कि किसान के सॉरी एग्रीकल्चरल आउटपुट पे, यानी कि उत्पादन पे, ठीक है ना। लिख लीजिए, ये हो गया, लिख लीजिए। नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद नोट करके लिख लीजिएगा। भारत में प्रत्यक्ष आय सहायता योजना, भारत में प्रत्यक्ष आय सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा अनुदान पैदावार पे हुए नुकसान पर दिया जाता है। अनुदान पैदावार के नुकसान पर दिया जाता है। जब किसान को नुकसान हो जाता है, अगला लिख लीजिए, अंबर बॉक्स सब्सिडी, पीली बेटी छूट, लिख दे रहा हूं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जैसा कि मैंने इसमें बताया, इनमें उन वस्तुओं को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखता है जो कि उत्पादन को, कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर जो गवर्नमेंट इन सारी वस्तुओं पे सब्सिडी प्रदान करेगी तो किसी न किसी तरीके से कृषि के उत्पादकता को प्रभावित करनी है। इसलिए इसके ऊपर क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने एक सीमा बना दी है कि जितने विकसित देश हैं वो सिर्फ 5% देंगे, और जो भारत जैसे विकासशील देश हैं वो 10% तक इसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो इसके अंतर्गत में क्या है, लिख लीजिए, यह छूट घरेलू उत्पादकता को बढ़ाता है, यह छूट घरेलू उत्पादकता को बढ़ाता है। इसलिए यह एक सीमा से अधिक, प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह एक सीमा से अधिक प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि पीली पेटी की अधिकतम सीमा 10% है, 10% है,
ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कंट्रोवर्सी थी जिसके बारे में बस 3 लाइनें नोट कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन के WTO डायरेक्ट लिखिएगा, WTO के कृषि प्रावधानों के तहत कृषि प्रावधानों के तहत व्यापार के प्रावधानों का उल्लंघन करने से खुद को बचाने के लिए व्यापार के प्रावधान का उल्लंघन करने से खुद को बचाने के लिए भारत ने पीस क्लॉज, ठीक है ना, शांति खंड, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जी शांति खंड का आह्वान किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। उसके सदस्य मेंबर है ना, हम उसके सदस्य हैं WTO के, तो हम